बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 301 के जो पास्ट पेपर है इंशाल्लाह ताला 2 पास्ट पेपर कवर करवाऊंगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको MCQs जो है वो कवर करवाए जाएंगे और पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला आपके साथ सब्जेक्टिव जो है वो शेयर किया जाएगा। पार्ट 1 में सबसे पहला MCQs देखते हैं। तो पहला MCQ है जी, एन अरे ऑफ 100 इंटीजर्स इज डिक्लेयर्ड एट। तो ये बेसिकली ना आपने अरे का फार्मूला लगाना है। तो अरे का फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले आप अरे की डेटा टाइप लिखते हैं। तो देखिए इसका जवाब सबसे पहले डेटा टाइप है। ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या ये एक इस तरह का साइन लगा हुआ है। ये जो साइन है ना ये गलत है, इसमें एक्स लिखा हुआ है, एक्स नहीं होता। पहले डेटा टाइप के बाद एक्स, उसके बाद एक्स के बाद इक्वल का साइन नहीं आता। पहले वाले ऑप्शन में इक्वल का साइन लगा हुआ है। और यहाँ पे देखें इसके जो सिंटैक्स है या जो सिंटैक्स है इसमें मतलब जो लिखने का तरीकेकार है उसके अंदर इक्वल का साइन हमने इस्तेमाल नहीं करना। और आगे हम जो है वो लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और जो भी नंबर आपको दिया होगा, जिस तरह यहाँ पे 100 दिया हुआ ना, फर्ज कर लें आपके पेपर में 100 ही आता है, या फर्ज कर लें 1000 आता है, 10,000 आता है, 100 आता है, 1600 आता है, 500 आता है, आपने वही फिगर इस अमाउंट में जो है वो लिख देनी है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ये होल सिंटैक्स है बेसिकली। तो इस होल सिंटैक्स को याद रखें। ये होल सिंटैक्स पेपर में बहुत दफ़ा आप लोगों से पहले भी पूछा जा चुका है। उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैं आपको शुरू में ही ये बात मज़ीद डिक्लेयर कर दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होपफुली आप जो है वो तमाम तरह क्वेश्चन को समझ लेंगे। ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। अब आपका पेपर यहाँ से मेरी वीडियो से कितना रिपीट होता है, दैट्स बेसिकली डिपेंड ऑन योर लक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रिकर्सिव कॉल अ फंक्शन में मेक। वो कह रहा है कितनी मैक्सिमम जो है वो डेप्थ हो सकती है किसी भी रिकर्सिव कॉल की। रिकर्सिव कॉल का मतलब है कि अगर आप किसी भी जो ट्री है या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको आप बार बार कॉल कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली n होती है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि n-1 पीक पॉइंट हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर n होता है तो वो n ही होगी। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन देखें 1 नहीं हो सकता क्योंकि एक दफ़ा तो हमारा जिस तरह वाइल लूप है, वाइल लूप में आप 10,000 दफ़ा भी स्टेटमेंट जो है वो करवा सकते हैं, 10 लाख दफ़ा भी करवा सकते हैं, बशर्त ये कि आपके पास मेमोरी का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2 भी नहीं हो सकता, यानी ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। लेकिन जो n है, n ये हमारे पास मैक्सिमम किसी भी चीज़ की मैक्सिमिटी होती है या मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है कि हाँ भी इतनी दफ़ा जितनी दफ़ा हम चाहते हैं उतनी दफ़ा डेटा को हम जो है वो कॉल कर सकते हैं। और देयर इज़ नो फिक्स्ड मैक्सिमम, ये भी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर n ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे देखते हैं। तो आपको क्या बता रहा है, अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज द डेटा स्ट्रक्चर in which data structure are arranged in a sequence as a linear list। ये भी आपका ना बेसिकली itself एक MCQs है कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वो कौन सा होता है, वो लीनियर ही होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर ही सीक्वेंस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर से ऐसा कौन सा फॉलोइंग जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी आपने देखनी है कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ना हो। अब देखिए ये जो अरे है ना, अरे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अरे का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि ना आपको ये एक डब्बा बना दिया जाता है और इसके अंदर आपको कहा जाता है कि आपने इस डब्बे में से मुख्तलिफ बॉक्सेस को जाकर सेलेक्ट करना है। तो ये भी लीनियर है। लिंक लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, ये भी लीनियर। आपको ये शेप से पता लग रहा है कि लाइन आ रही है। स्टैक, स्टैक भी इस तरह होती है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। और याद रहे स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर है, लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो बाइनरी सर्च ट्री है ना, बाइनरी सर्च ट्री का क्या होता है, ये हमारे पास नोड है, आगे फर्दर नोड है। देखिए ये क्या है, ये अब लीनियर तो नहीं है, इसकी शेप देखें तो ये लीनियर नहीं आता और आगे फर्दर डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो बाइनरी सर्च ट्री इज द राइट ऑप्शन हियर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने एज इट इज अपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द न्यू ऑपरेशन इन C++ फॉर डायनामिक एलोकेशन मेमोरी रिटर्न। ये भी एक इटसेल्फ जो है वो MCQs है आपका कि जो न्यू ऑपरेशन है ये किस पर वर्क करता है। तो ये बेसिकली डायनामिक मेमोरी पर वर्क करता है। मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक मेमोरी और दूसरी होती है डायनामिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से जो है वो अपनी मेमोरी को गेट नहीं कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को फ्री नहीं कर सकते हैं। अगर हमने 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा लिया, हमने बाद में हमें याद आया कि ओहो मुझे 110 का चाहिए था, तो आप वहाँ पे मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते। जबकि डायनामिक मेमोरी में आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद होती है। तो डायनामिक मेमोरी जो है वो ज़्यादा काबिल बेहतर है या ज़्यादा जो है वो काबिल है अगर आप डेव C++ के अंदर एक ज़्यादा लंबे या ज़्यादा बड़े प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। तो देखिए वो कह रहा है न्यू ऑपरेशन से क्या होता है डायनामिक मेमोरी में, तो ये पॉइंटर को अलाउ करता है। पॉइंटर एक ऐसा खास किस्म का वेरिएबल होता है जो कि हमें एड्रेस बता देता है। और पॉइंटर की याद रखने की निशानी ये है कि जहाँ पर भी स्टार होगा वहाँ पर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया होगा। तो पॉइंटर को मेमोरी में जो है वो ये अलाउ करेगा कि डायनामिक मेमोरी में जाकर रिटर्न करवा दो और जो भी एड्रेस होगा वो यूज़र को जाके गेट करवा दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। इन डैश अ प्रोग्रामर यूज 2 पॉइंटर्स इन द नोड।
प्रोग्रामर कब दो पॉइंटर्स को नोड के अंदर इस्तेमाल करता है। नोड क्या होता है, जिस तरह नंबर है ना, फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। लिस्ट ना आपकी ऐसी होती है, जिस तरह 1 है ना, 1 फर्स्ट कर लें अली, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ ए शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा ताकि आपकी वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसके बाद 2 जो है फर्स्ट कर लीजिए, 2 होगा W फॉर वकास। थर्ड नंबर, तो ये लीनियर लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है। तो ये क्या है, ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि प्रोग्रामर लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो दो पॉइंटर्स के दरमियान एक नोड को इस्तेमाल करेगा, 1 टू पॉइंट द नेक्स्ट नोड एंड अदर पॉइंट टू द प्रीवियस नोड, जिसमें से एक पॉइंट करेगा अगले नोड को और एक पॉइंट करेगा पिछले नोड को। एज इट इज आपने इसको याद रखना है कि लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं, एक अगले वाले नंबर को पॉइंट करता है और एक नेक्स्ट वाले नंबर को या प्रीवियस वाले नंबर को जो है वो पॉइंट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी स्टैरिक, सी स्टैरिक का मतलब मल्टीप्लाई इज कॉल्ड। तो ये ना पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। पोस्ट फिक्स प्री फिक्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी हमारे पास ऑपरेटर, ये प्लस का साइन ऑपरेटर है, जब ऑपरेटर बाद में ऑपरेंड के, जिस तरह ए और बी है ये ऑपरेंड है, तो जब ऑपरेटर का जो है वो बाद में इस्तेमाल किया जाएगा ऑपरेंड के, तो वो पोस्ट फिक्स होगा। पोस्ट से मुराद के बाद में आने वाला। प्री फिक्स का मतलब है कि आप पहले प्लस लिखें फिर ए बी लिखें। प्री फिक्स आपको पेपर में कभी भी नहीं आएगा। और इन फिक्स जो है वो ए प्लस बी है, जिस तरह हम कॉमन लिखते रहते हैं, तो ए प्लस बी, तो ये इन फिक्स है। और अगर ये प्लस यहाँ पे ना होता बल्कि यहाँ पे होता तो ये पोस्ट फिक्स हो जाना था। अब देखिए यहीं पर है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन जो है वो शो कर रहा है। उसके आगे जनाब आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है और इस प्रोग्राम को वो आपसे कह रहा है कि आपने बताना है कि व्हाट इज़ द इंटीजर आपको और व्हाट इज़ द वैलिड फंक्शन, के कौन सा वैलिड जो है वो फंक्शन कॉल होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो रेफरेंस वेरिएबल दे दिया, रिटर्न वैल्यू करवा दी। नाउ ए एंड बी इंटीजर्स, ए और जो बी है वो इंटीजर्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, तो इसमें से कौन सा जो फंक्शन है वो वैलिड होगा अबव फंक्शन में। तो वैलिड जनाब ये वाला होगा कि x इक्वल टू x स्टैरिक बी। अब जो स्टैरिक बी है ना, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर पॉइंटर्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। सिंपल ये कॉलिंग फंक्शन है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लें, पेपर में अगर ये आएगा तो एज इट इज़ रिपीट होगा। उसके आगे ईच नोड इन बाइनरी सर्च ट्री, हर जो नोड होता है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर उसके दो पॉइंटर्स हैं। इसमें भी समझाने वाला कोई काम नहीं है, एज इट इज आप इसको रट्टा लगा लें। ये भी एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन है कि हर जो नोड होगा बाइनरी सर्च ट्री में उसके दो नोड्स होते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब क्या होता है 2, तो दिस मीन्स के नोड हम कहते हैं कोई आगे उसके फर्दर जो है ये दो पॉइंटर्स को हम जो नंबर्स होते हैं उसको हम नोड कहते हैं। तो हर नोड आगे दो फर्दर पॉइंटर रखता है या चाइल्ड रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, सपोज n इज द नंबर ऑफ नोड इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। फर्स्ट कर लें कि n जो है वो नंबर ऑफ नोड है हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री का। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है कि हर पेरेंट के आगे दो फर्दर चाइल्ड्स होंगे। अगर दो फर्दर चाइल्ड्स नहीं होंगे तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि द मैक्सिमम स्टेप, जो मैक्सिमम स्टेप्स हैं फॉर अ सर्च ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन के, तो वो कौन से होंगे। बेसिक एक फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लें एज इट इज़ कि लॉग, इसके ना नीचे बेस में 2 है, यानी लॉग इस तरह L O और G, और आप नीचे लिखेंगे 2, इसके साथ अवेलेबल नहीं है। लॉग के बाद क्या है हमारे पास, आगे फंक्शन देखते हैं। ओके, लॉग n प्लस 1 माइनस 1, ये बेसिक फार्मूला है, इसको आप एज इट इज याद कर लें, ये एज इट इज आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उसके आगे जनाब द नेक्स्ट फील्ड इन द लास्ट नोड, जो नेक्स्ट फील्ड होगी लास्ट नोड की किसमें, सिंगल लिंक लिस्ट में, वो क्या होगी, वो नल होगी। सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि सिंगल लिंक लिस्ट में या तो सिर्फ आप आगे मूवमेंट कर सकते हैं या आप सिर्फ पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, आप स्टेबिलिटी में नहीं, यानी आप डबल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो सिंगल लिंक लिस्ट होगी नेक्स्ट फील्ड में वो हमारे पास नल होती है। तो नल इज़ द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे देखें तो कंसिडर करना है आपने फॉलोइंग फंक्शन को। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि वॉइड टेस्ट, आप टेस्ट को देखें क्या होगा, ए इंट एन। अब क्या है कि इंट यानी आपने डेटा टाइप को डिक्लेयर कर लिया और आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया एन। अब आप सी आउट करवाएंगे जनाब एन को, और एन जो है वो क्या है, वो 0 से बड़ा है। अब ना ये थोड़ा सा फंक्शन यहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रोग्राम यहाँ पे मिसिंग है। इसके नीचे भी प्रोग्राम था लेकिन इन्होंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में नहीं दिया हुआ। तो बस जब आपने देखना है कि सी आउट, यानी आप एन की वैल्यू को परफॉर्म करेंगे और जो भी एन की वैल्यू होगी उसमें से आपने इसका जो अप्रोप्रिएट आउटपुट होगा ना वो शो कर देना है। अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, तो मेरे पास ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे इसलिए स्किप करवा दूँ क्योंकि ये टोटल प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ इफ़ कंडीशन को देखना है कि इफ़ जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। दिस मीन्स कि 0 तो इसके अंदर नहीं हो सकता। अब आपने देखना है कि आगे इसने जो भी फर्दर आपको इम्प्लीमेंटेशन बताया होगा, जो भी फर्दर इम्प्लीमेंटेशन आपको बताई होगी कि कैसे आगे जो है वो नंबर ऑफ नोड की वैल्यू चलेगी या एन किसके बराबर होगा, उसके मुताबिक आपने अपने पेपर में जो है इसका अप्रोप्रिएट जो भी ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करके लगा देना है। उसके आगे जनाब अ क्यू व्हेन द डी क्यू ऑपरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फीफो इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। क्या होता है जी, ये जो
प्योरिटी क्यू है, प्योरिटी क्यू के अंदर हम ये देखते हैं कि किस चीज़ को ज़्यादा प्योरिटी दी जाती है। अब सबसे पहले क्यू में डी क्यू का ऑपरेशन होता है, ये काम परफॉर्म करता है कि इसको निकाल दो, यानी कि क्यू का मतलब क्या होता है, जिस तरह फर्स्ट कर लें ये लाइन है ना मेरे पास, अब ये यहाँ पे नंबर या इधर कोई बंदा अवेलेबल था, इधर भी अवेलेबल था, इधर भी अवेलेबल था, फर्स्ट कर लेते जी इसका काम जब खत्म हो गया, अब इसने जाना है यहाँ से यहाँ मूवमेंट करना है, तो ये डी क्यू का ऑपरेशन होगा और ये जो यहाँ वाला बंदा होगा ये आगे चला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ये डी क्यू यानी निकाल दिया गया। और अगर कोई बंदा ऐड करेंगे तो वहाँ पे हम जो है वो इन क्यू का ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्योरिटी क्यू में होता है, जब भी ये डिपेंड नहीं करता फीफो, फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो अगर ये प्योरिटी का मतलब होता है कि आप प्योरिटी दे रहे हैं किसी चीज़ को, जिस तरह मैं अगर बैंक में फॉर एग्जाम्पल एक जो है वो बैंक है, मैं वहाँ पे मैंने अपना बिल सबमिट करवाना है, अब कोई जो है वो वहाँ पे मेजर आ जाता है, जनरल आ जाता है या अफसर आ जाता है, तो क्या होगा वहाँ पे हम उससे ज़्यादा प्योरिटी दी जाएगी बनिस्बत मेरे, क्योंकि मैं कॉमन शहरी हूँ, लेकिन वो एक जिम्मेदार और एक जो है वो जिम्मेदारी के साथ साथ वो थोड़ा सा उसका रैंक हाई है। तो प्योरिटी क्यू में हम फीफो को नहीं देखते, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को नहीं देखते, बल्कि हम जो है सिर्फ प्योरिटी देते हैं। और ये भी याद रहे क्यू जो है ये फीफो स्ट्रक्चर यानी पहले आओ और पहले जाओ। उसके आगे जनाब कि ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी माइनस डी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनफिक्स ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हैं वो क्या हुए हैं, वो यहाँ पे दरमियान के अंदर ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, और जब भी ऑपरेटर दरमियान में इस्तेमाल हुआ होगा तो वहाँ पे वो इनफिक्स ऑपरेशन होगा या इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा, और अगर बाद में इस्तेमाल हुआ होगा तो वो पोस्ट फिक्स ऑपरेशन होगा या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन और ऑपरेशन दोनों आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा मिसिंग है, तो इन्होंने इसका अब नहीं लगाया हुआ, लेकिन अब आपको कह रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री में आप देखें इफ़ वी डिलीट 50, अगर आप डिलीट करते हैं 50 को तो कौन सा रूट नोड होगा। हम ना बाइनरी सर्च में जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो भी ये वाला नंबर होगा ना, अब यहाँ पे नंबर मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में ये 80 लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर होगा आपने उसी को लगाना है। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे 80 है और यहाँ पे जो है वो 60 है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, तो ये 80 नंबर जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट यानी इस तरह से मूवमेंट जो है वो करनी होती है। उसके आगे देखें कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज, आपको एक और ट्री गिवन है, इसके भी ऑप्शन थोड़ा सा हमारा नहीं है, यानी ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको भी फिलहाल आप स्किप कर दें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पूरा अवेलेबल ही नहीं है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो आर्गुमेंट्स का मेथड है, यानी कॉल बाय पासिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स। आप जब आर्गुमेंट्स को पास करते हैं किसी भी वैल्यू से, तो वहाँ पर आप जो है वो आर्गुमेंट को चेंज नहीं करते हैं। सिंपली क्वेश्चन है, इसको बस आपने एज इट इज जो है वो याद कर लेना है। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेफरेंस वेरिएबल। जहाँ पर भी रेफरेंस वेरिएबल आएगा ना वहाँ पर आपने याद रखना है कि एंड का साइन लाजमी आएगा। देखिए अगर आप एक दफ़ा रेफरेंस को क्रिएट करेंगे ना, तो आप उसको बाद में जो है वो एन अदर ऑब्जेक्ट से कैन नॉट बी लेटर, यानी आप उसको बाद में किसी दूसरे के साथ जो है वो लिंक नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें इसकी एग्जांपल इस तरह ही है कि मैंने आपको अपने घर का एड्रेस दिया और मैं आपको कहूँगी ये मेरे घर का भी एड्रेस है, और आप अगर आ रहे हैं तो ये आपके घर का भी एड्रेस है। कॉमन सेंस की बात है, बात ही गलत है, क्योंकि घर मेरा है तो एड्रेस भी डेफिनेटली मेरा होगा। तो रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग दूसरे के साथ लिंक नहीं कर सकते, ये लाइन ठीक है। रेफरेंस कैन नॉट बी नल, कभी भी मैं ये तो नहीं कहूँगा ना मेरा कोई घर का एड्रेस ही नहीं है, भैया अगर मेरे घर का एड्रेस ही नहीं है तो मैं खुद कहाँ रहता हूँ, तो रेफरेंस कैन नॉट बी नल, रेफरेंस कभी भी नल नहीं होता। रेफरेंस कैन बी अनइनिशियलाइज, ये बात गलत है, आपने रेफरेंस को इनिशियलाइज तो करना है, फिर ही पता लगेगा ना कि रेफरेंस क्या है। जिस तरह मैं होगा तो जी मैं इस टाइम लाहौर में डी चौक में फलां जगह फलां जगह रहता हूँ, फ़र्ज़ कर लें। इस तरह से मैं कहूँ जी फैसलाबाद में मैं फलां जगह रहता हूँ, तो ये जो है रेफरेंस है, मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, मैं आपको अपने घर का एड्रेस बताने लगाऊँ, उसके बाद मैं चुप हो जाऊँ तो वो अनइनिशियलाइज्ड है, मैंने आपको बताया ही नहीं, तो ये जो है वो बात गलत है। बाकी नीचे वाली बात भी ठीक है कि रेफरेंस में आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ को रेफरेंस कर सकते हैं। सर्च करें एलिमेंट को इन एन AVL ट्री टेक्स मैक्सिमम डैश टाइम। वो कह रहा है जब हम सर्च करते हैं ना AVL ट्री में, तो वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम टाइम कहाँ पे लगता है, जब हमारे पास ये वैल्यू होती है 1.44 log 2n, यानी इतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा। इसको भी एज इट इज़ याद कर लें, ये बेसिकली एक थ्योरम है जो कि आपको फिक्स्ड वैल्यू दी गई है, तो फिक्स्ड वैल्यू को याद ही करना है आपने, इसमें समझाने वाला कोई काम भी नहीं है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 19, इन द पोस्ट ऑर्डर ट्रांवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री नोड प्रोसेस एज। जो पोस्ट ऑर्डर है ना, पोस्ट ऑर्डर होता है बाद में आने वाला, तो बाद में क्या होता है, बाद में सबसे पहले हम लेफ़्ट को लिखते हैं, ठीक है, बाद में, तो बाद में पहले लेफ़्ट फिर राइट और फिर रूट। अभी जो रूट है ना, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो एक नोड है,
और आगे इसके फर्दर 2 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये पहला ये रूट है। तो अगर आपने पोस्ट ऑर्डर पे काम कर रहे हैं ना, तो पोस्ट ऑर्डर का मतलब है कि आप लेफ्ट टू राइट मूव करें। पहले आप लेफ्ट वाला लिखेंगे यानी ये वाला, फिर आप राइट वाला लिखेंगे और फिर आप ऊपर वाला जो पेरेंट होगा उसको लिखेंगे। तो लेफ्ट, राइट और रूट किसमें? पोस्ट ऑर्डर में। ये आपसे प्री ऑर्डर में ही पूछा जाएगा, आगे जाके क्वेश्चन आएगा, मैं आपको वहाँ पे इंशाल्लाह समझाऊंगा। वहाँ पे पहले आप करेंगे प्री ऑर्डर में राइट, लेफ्ट और फिर उसके बाद जो है वो रूट। अच्छा जी, उसके आगे था मेन यूज़ ऑफ एवियल ट्री। जो एवियल ट्री है इसका मेन यूज़ क्या है कि हम सर्च करें अपने डेटा को, यानी कि ये देखा जाए कि हमने जो डेटा लिखा है क्या वो सॉर्टिंग फॉर्म में भी है या नहीं है। और एवियल ट्री का मेन मतलब यही है कि मैं सर्च कर लूँ, जिस तरह फर्स्ट करने के मैंने अगर 100 स्टूडेंट्स का जो डेटा है, 100 स्टूडेंट्स का जो नाम है उसके नाम से ट्री बना लिया आपने कंप्यूटर के अंदर, तो मैं कहता हूँ जी अली को ढूंढूँ, क्या अली ट्री के अंदर शामिल भी था या नहीं है। तो शामिल है था या नहीं था, या इस तरह शामिल है, तो वो मुझे सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए मैं एवियल ट्री का जो है वो इस्तेमाल करूँगा। बस यहाँ तक हमारा जो है वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट फाइल पे हम मूवमेंट करते हैं या नेक्स्ट पेपर पे मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ईच नोड इज सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में मैंने आपको ये प्रीवियस जो पेपर है उसमें भी करवाया है कि सिंगल लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर होगा, जबकि डबल लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर्स जो है वो होंगे। पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल आर पास्ड यूजिंग। जो पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन में जब हम उनको कॉल करते हैं तो वो हम कैसे पास करते हैं जी? तो वो स्टैक के ज़रिए पास किए जाते हैं। स्टैक बेसिकली इज़ आ लीफो स्ट्रक्चर। ये बार बार आपको रिपीट करने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये बैठ जाए, ताकि आपको पेपर में ये MCQs मस्ट आएगा या आना होगा, तो फिर आपको पता होगा इसका आंसर लीफो है। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक जो है वो लीफो स्ट्रक्चर है, और पैरामीटर जो हम पास करते हैं तो वो स्टैक फंक्शन की मदद से ही हम पैरामीटर्स को पास कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव टू मूव द क्वेश्चन नंबर 3। द डैश मेथड ऑफ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द डैश मेथड ऑफ द लिंक डेटा स्ट्रक्चर रिमूव द एलिमेंट रिसाइडिंग द करंट पोजीशन। वो कह रहा है जब आपने किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है तो वहाँ पे आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? तो डेफिनेटली अगर हमें रिमूव करना है तो वहाँ पे रिमूव मेथड को ही इस्तेमाल करेंगे। तो जो रिमूव मेथड होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको लगते हाथ ना बाकी ऑपरेशन भी बता दूं। अगर आपने किसी एलिमेंट को ऐड करना है ना किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट के अंदर आप जो है वो ऐड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई नेक्स्ट पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं, फर्स्ट कर लें 1 2 3 4। अगर आप चाहते हैं कि आप 3 से 4 पे जाएं तो आप नेक्स्ट का ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 में से मैं जो है वो 1 पे हूँ, मैं 4 फाइंड करना चाह रहा हूँ, 4 देखने के लिए भी है भी कि नहीं है, तो मैं फाइंड का फंक्शन वहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। और अगर मुझे इस 4 को रिमूव करना है तो मैं वहाँ पे जो है वो रिमूव का फंक्शन या रिमूव का मेथड इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ये फंक्शन मेन है, याद रखिएगा, पेपर में कोई भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। इंसर्शन इन आ लिंक लिस्ट कैन बी डन। जो इंसर्शन होती है लिंक लिस्ट में वो हम कैसे करते हैं? अभी मैंने आपको इंसर्ट का मेथड बताया कि अगर आपने इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। कैसे और आप कैसे इंसर्ट करेंगे? तो बेसिकली इंसर्ट करने का तरीकेकार ये होगा कि फ्रंट में, बैक में और समवेयर इन द मिडल। यानी कि अगर आपने, जिस तरह मैं आपको पिछली ही जो है वो स्क्रीन पे लेके चलूँ, तो ये देखें, ये मेरे पास लिंक लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 में से क्या होगा, मैं इसको अगर रिमूव करूँ तो अब फर्स्ट कर लीजिए मैंने इसमें कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है, तो आपकी मर्जी है, आप 3 के बाद ऐड करना चाहते हैं, आप 4 के बाद ऐड करना चाहते हैं, आप 5 के बाद ऐड करना चाहते हैं, या आप 1 से पहले ऐड करना चाहते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप एनीवेयर, इसका जवाब होगा कि एनीवेयर या समवेयर इन द मिडल, आप कहीं पर भी जो है वो बड़ी आसानी से अपना डेटा या अपना एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे, सिर्फ लिंक लिस्ट के अंदर, नॉट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर या नो क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ये अलग अलग दो बातें हैं, ये अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हैं, इनके रूल्स और रेगुलेशन भी अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अरे इज अ ग्रुप ऑफ डैश मेमोरी लोकेशन। जो अरे है वो किस चीज़ का ग्रुप है मेमोरी लोकेशन में? तो वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, ये पिछली दफ़ा बहुत दफ़ा रिपीट किया गया है, तो ये आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एज इट इज़ आप याद कर लें, जो अरे होती है वो ग्रुप है जनाब कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज़ अ स्टैक। स्टैक याद रहे ये लीफो स्ट्रक्चर है। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो क्यू है ना वो आपके पास फीफो स्ट्रक्चर है। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी क्यू का मतलब लाइन में लगना। तो लाइन से मुराद ये है कि आप सबसे पहले आएँ और सबसे बाद में जाएं और सबसे पहले जाएं, यानी आप पहले आ गए तो आप पहले ही फ्री होंगे क्योंकि आप पहले काम करवा लेंगे अपना। तो स्टैक के अंदर क्या होता है जी, स्टैक के अंदर आप कौन सी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं?
तो पैरेंथेसिस आप बैलेंसिंग प्रोग्राम, अगर आपने किसी भी प्रोग्राम को बैलेंस करना है तो आप वहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। और पैरेंथेसिस कौन सी होती हैं, ये वाली, ठीक है। इन चीज़ का या इन डेटा का या इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जो है वो हम स्टैक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इट इज इसको याद कर लें, ये हैंडआउट से इन्होंने आपको उठा के दिया हुआ है। उसके आगे एवरी एवियल ट्री, हर जो एवियल ट्री है डेट इज कॉल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री। ये देखें, एवरी एवियल ट्री इज नोन एज या इज आल्सो कॉल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री। हर जो एवियल ट्री होगा ना वो बाइनरी सर्च ट्री लाजमन होगा। अगर एवियल ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं है तो वो एवियल ट्री भी नहीं है। ये दोनों बातें याद रखें, दोनों बातें आपसे पेपर में घुमा के पूछी जा सकती हैं। उसके आगे ये पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन, इन फिक्स का एक्सप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा है पेपर्स के अंदर, तो इसको आपने जो है वो कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेना, ताकि आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो इन एटलीस्ट इसमें या इन तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। आपसे वो कह रहा है कि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इनफिक्स कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो ऑपरेंड्स के मतलब ए बी सी या एक्स वाई जी इनके दरमियान इस्तेमाल हुआ है। अब आपसे वो कह रहा है कि आपने जो है इसको करेक्ट फॉर्म में जो है वो हमें करके दिखाना है जी। करेक्ट फॉर्म में क्या करके दिखाना है, पोस्ट फिक्स में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट फिक्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें सबसे पहले आप ऑपरेंड लिखते हैं, ये x माइनस वाई है ना, तो पहले आप ऑपरेंड लिखें x फिर y। अब असूलन तो मुझे यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब आपको डिमास रूल के मुताबिक चलना होता है। डिमास का मतलब ये होता है कि पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर उसके बाद जो है वो क्या ना डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये डिमास रूल का मेन काम होता है। तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई c। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड x y डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहाँ पे इन चारों में पहले डिवाइड नहीं लिखा हुआ, दिस मीन्स कि अब आपको डिवाइड का साइन निकाल देना है। अब डिवीजन के बाद आप मूवमेंट करें डिमास रूल के मुताबिक तो मल्टीप्लाई है, तो उसके बाद आप यहाँ पे डाल लीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बाकी सब ऑप्शन में डिवाइड नहीं मिल रहा। अगर पहले डिवाइड लिखा होता तो मुझे सबसे पहले वो डिवाइड वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना था। अच्छा, मल्टीप्लाई के बाद वो आपको अब उसके बाद सब जो है वो किसकी है, यानी डिमास MA ऐसी नहीं एडिशन की है। तो उसके बाद आप दोबारा ऑपरेंड लिखेंगे, ऑपरेंड के बाद आप यहाँ पे वो उसका साइन डालेंगे और आखिर में आप जो है वो प्लस का साइन डालेंगे, क्योंकि प्लस की मेंटालिटी जो है वो थोड़ी सी लो होती है। अब हमने माइनस का साइन इसीलिए यहाँ पे पहले डाला है, क्योंकि हमारे पास माइनस जो है वो सबसे पहले था। तो ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है, ये हमारे पास पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन है जो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हैंडआउट्स में आपके पेपर में जो शुरू वाले 10 लेक्चर हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, वहाँ से इसको ज़रूर देख के जाइएगा। पेपर में ये लाजमन तौर पे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नॉन रिकर्सिव कॉल आर फास्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल। वो कह रहे हैं जो नॉन रिकर्सिव कॉल है वो फास्टर होती है किससे, डेफिनेटली रिकर्सिव कॉल से। अब रिकर्सिव का उल्ट जो होगा वो क्या होगा, वो नॉन रिकर्सिव कॉल्स होगा। तो नॉन रिकर्सिव कॉल जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है रिकर्सिव कॉल से। अच्छा, ये ना इटसेल्फ भी एक MCQs है कि रिकर्सिव कॉल कैन बी फास्टर देन या कैन बी फास्टर देन नॉन रिकर्सिव कॉल, इज इट ट्रू। क्या ये ट्रू है, या वो आपसे फास्टर के बारे में पूछ सकता है कि नॉन रिकर्सिव कॉल आर डैश देन रिकर्सिव कॉल, फास्टर स्लोअर बोथ इक्वल। तो आपको पता होना चाहिए फास्टर होती हैं। तो तीनों मेंटालिटी से तीनों तरह से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उसके आगे द बैलेंस ऑफ अ नोड इन द रिजल्ट ऑफ द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। ये बेसिकली फार्मूला है। इसका जवाब देखे बगैर मैंने आपको जवाब दिया कि माइनस का साइन आएगा, क्योंकि जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट में से माइनस करना पड़ता है राइट को। तो ये सिंपल एक फार्मूला है। आपको ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जब भी हमने किसी भी रिजल्ट को निकालना है तो हमें वहाँ पे लेफ्ट सब ट्री से राइट सब ट्री को माइनस करना पड़ेगा, ना प्लस करना पड़ेगा, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, सिर्फ माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एवियल ट्री टेक्स मिनिमम डैश टाइम। ये ना आपको मैंने पहले भी यानी प्रीवियस पेपर में करवाया हुआ है, ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। 1.44 log 2n, इसको एज इट इज़ याद कर लें। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है जी। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री हैव एन नोड कंसिस्ट ऑफ log 2 n + 1 - 2। तो दोनों क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, जिसमें दोनों पे फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। दोबारा क्वेश्चन आपका आ गया, दैट इज ऑल्सो रिपीटेड इन द पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में आपने ट्रांसवर्सल को देखना है, तो मैंने आपको बताया था पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में ये बात याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड है। उसके आगे द सिंपलेस्ट केस इन BST। BST स्टैंड फॉर बाइनरी सर्च ट्री, शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इसको याद रखें, पेपर में एब्रीविएशन की फॉर्म में पूछ सकता है। जब भी आपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर चाहे वो किसी भी नोड को डिलीट करना है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप उस नोड को सिंपल जो है वो डिलीट करेंगे। और डिलीट करने का मतलब क्या होगा, हम ना लीफ नोड से डिलीट करते हैं। मैं आपके यहाँ पर ट्री बना कर दिखाता हूँ। ये आपके पास ट्री है, तो ये जो लास्ट वाली मैंने सिर्फ ये ड्यू टू द स्पेस थोड़ा सा छोटा बनाया है। अब ये फर्दर आगे जो है वो मज़ीद डिवाइड होता है।
तो जो लास्ट वाले नोड, फर्स्ट कर लें ये लास्ट नोड्स हैं, जो लास्ट वाले नोड्स होते हैं इनको हम कहते हैं लीफ नोड्स, और जो पेरेंट यानी सबसे बड़ा सबसे ऊपर नोड होता है उसको हम कहते हैं रूट नोड। तो जब भी आपने डिलीट करना है तो आपने हमेशा से लीफ नोड्स यानी नीचे से डिलीट करना है, आप डायरेक्टली पेरेंट को डिलीट जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसके आगे क्वेश्चन है जी, इफ़ क्लास ए डिफाइन क्लास बी एज इट्स फ्रेंड, अगर क्लास ए क्लास बी को अपना फ्रेंड डिक्लेयर करती है तो क्या होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CS 201 के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अगर क्लास ए क्लास बी को डिफाइन करती है कि ये उसकी फ्रेंड है तो क्लास बी जो है वो एक्सेस करेगी प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ क्लास ए को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो बाद वाली क्लास होगी ना, जिस तरह यहाँ पे देखें ये क्लास बी बाद वाली क्लास है, तो क्लास बी जो होगी वो पहले एक्सेस करेगी किसके, पहले वाली क्लास के डेटा को। ये आपने दोनों बातें एज इज अपने माइंड में बिठा लेनी है, दोनों बातें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। उसके आगे इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में इंट ए, अब ये जो आपको एंड का साइन नजर आ रहा है ये रेफरेंस है, तो एंड ए इक्वल्स टू बी सेमीकोलन, ये क्या हो रहा है जी, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पर भी एंड आएगा तो वहाँ पे क्या होता है रेफरेंस, और रेफरेंस में मुराद कि आपने किसी भी वैल्यू का एड्रेस स्टोर किया हुआ है या किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने कहा जी टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। अब ये होल्ड द एड्रेस, एड्रेस का कहाँ से पता लगा, इस एंड के साइन से। तो एंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, इसको याद रखें। द मेन यूज ऑफ एवियल ट्री, ये भी रिपीटिंग है, जो मेन यूज होता है किसी भी एवियल ट्री को अच्छा ये ना प्रीवियस दफ़ा मैंने आपको इसका ना इन्होंने शायद गलत आंसर लगाया हुआ था, सर्चिंग ऑफ डेटा, ये बेसिकली जो है वो ये अभी भी गलत है, स्टोरिंग ऑफ डेटा नहीं है, ये सॉर्टिंग ऑफ डेटा है। ये आपका जवाब पिछली दफ़ा गलत करवा दिया था मैंने, मैं उस टाइम भी आपको सॉर्टिंग के बारे में बता रहा था, ये ना सॉर्टिंग है। जब भी आप एवियल ट्री का इस्तेमाल करेंगे ना, ये इन्होंने स्टोर लिखा हुआ है, आप सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अरेंज करना 1 2 3 4 5 6 7। ये जब आप अपने हैंड आउट्स में अपने लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे बात आपको डिटेल से बताई गई होगी कि एवियल ट्री का मतलब होता है कि डेटा को सॉर्टिंग फॉर्म में लेके आना या डेटा को अरेंज करना। ये इन्होंने स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉर्टिंग आएगा। अगर आपके पेपर में बाय मिस्टेक भी सॉर्ट आता है, पहले मैंने आपको सर्च करवा दिया था, सर्च इसका जवाब नहीं है, ठीक है, ये ये आपका ना फाइल में गलत लगा हुआ है। यहाँ पे भी बाय मिस्टेक जो लेक्चरार हैं या जो भी पेपर कंडक्टर है उन्होंने गलत लिख दिया। अगर पेपर में आता है तो आपने लगाना यही है, सॉर्टिंग या स्टोरिंग, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, इन सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन में स्टैक के इज फुल मेथड इज यूज टू, जो फुल मेथड है वो किस लिए इस्तेमाल होता है कि हमारे पास जो लिमिट है अरे की वो ख़त्म हो चुकी है। डेफिनेटली जब मैं आपसे कहता हूँ कि एक गिलास है पानी का और वो फुल गिलास जो है वो मुंह तक भर चुका है, दिस मीन्स कि अब उसके अंदर लिमिट नहीं है कि मजीद वाटर उसके अंदर डाला जाए। तो ये हमारे पास लिमिट होती है जनाब, को जो लिमिटेशन है किसी भी अरे की वो ख़त्म हो चुकी है, अब उससे ज़्यादा हम जो है वो डेटा अपना स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जनाब ये आपका पेपर था, 2 पेपर मैंने आपको कंडक्ट करवाए हैं जी, होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, और ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपका ट्री से रेलिवेंट आता है, ट्री वाले लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, वहाँ ज़्यादा पेपर आपसे पूछा जा रहा होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।